नमस्कार। मैं अबरार खान यूट्यूब मंच से। आज हम लोग चर्चा करेंगे। देश के अंदर बहुत ही उथल-पुथल जैसा माहौल बना हुआ है, क्योंकि सेबी के ऊपर हिंडनबर्ग की जो रिसर्च की रिपोर्ट आई है, उन्होंने ये बताया है कि सेबी प्रमुख खुद उसमें संलिप्त हैं। और वहीं पर विपक्ष इस मामले को लेकर के जिस तरह से आवाज उठा रहा है, तो विपक्ष को घेरने के लिए एक नई स्थिति पैदा की है, और वो स्थिति राहुल गांधी के ऊपर आती है। और उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने 22 अगस्त को पूरे देश में ईडी के ऑफिस पर धरना प्रदर्शन करने का आह्वान किया है और जेपीसी की मांग की है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री खुद इसमें संलिप्त हैं, इस वजह से जेपीसी की मांग नहीं कर रहे हैं। जेपीसी की मतलब मांग हम लोगों की नहीं मान रहे हैं। और इसका समर्थन मायावती जी ने भी किया है, जो कि प्रमुख हैं बहुजन समाजवादी पार्टी की। और उसके साथ में ममता बनर्जी ने भी, लगभग पूरे विपक्ष ने डिमांड की है। तो हमारे साथ में चैनल पे उपस्थित हैं श्रवण गर्ग सर। नमस्कार गर्ग सर। नमस्कार नमस्कार। तो गर्ग साहब से हम लोग समझेंगे कि आखिर स्थिति क्या है, क्योंकि 4 जून 4 जून को एक आर्टिकल छपा था टाइम्स में, जिसमें कि कहा गया था कि मोदी जी ढलान पतन की ओर जा रहे हैं, उनका पतन शुरू हो गया है। मैं उसको पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि सर से इस पे बात करेंगे, वो बताएंगे। और बाकी जो आज की मौजूदा स्थिति है नेशनल हेराल्ड के मामले में, जिस तरह से राहुल गांधी के ऊपर घेरने की कोशिश की जा रही है, ये सारी स्थितियों पे बात करेंगे। जी सर, नमस्कार। जी सर। एक तो ये कांग्रेस का जो बड़ा फैसला है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बहाने से कांग्रेस में काफ़ी जान आ जाएगी। अगर जिस तरह की इन्होंने घोषणा की है कि उसको मुद्दा बनाकर ये आंदोलन करने वाले हैं। और दूसरा ये कि इसमें जो सबसे बड़ी बात ये है कि सारे विपक्षी दल एक हो गए। एक जो इम्पोर्टेंट है इसमें जोड़ने की बात है, मायावती का जुड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। मायावती का जुड़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मायावती दो चीजें कर रही है। एक तो ये कर रही है कि आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में मायावती पूरी तरह समाप्त हो गई। और अब मायावती के सामने संकट ये है कि अगर यही चलता रहा तो विधानसभा में भी समाप्त हो जाएंगे। तो अभी तक मायावती की भूमिका ये रही थी कि वो इंडिया अलायंस या विपक्ष को हराने के लिए काम कर रही थी। अब उन्होंने कहा है कि ये जो उत्तर प्रदेश के 10 उपचुनाव हैं उसमें भी वो अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे। अब इसमें जो मुझे लगता है, जो मेरी जो पूरा आज का जो घटनाक्रम है, मायावती के विपक्ष के साथ आने का जो पूरा घटनाक्रम है, वो ये बताता है कि हो सकता है कि क्योंकि जो पूरा का पूरा मामला है, मोदी गवर्नमेंट से जो जितने बड़े बड़े नेता प्रताड़ित हैं उसमें मायावती भी एक है। क्योंकि मायावती को पॉलिटिकली बीजेपी ने खत्म किया है पूरा का पूरा। जो ताज कॉरिडोर का मामला है और तमाम चीज़ों को लेकर जो मायावती को कटघरे में खड़ा किया, और तब से वो चल रहा है कि मायावती बिल्कुल। तो ये जो घटनाक्रम है जो कांग्रेस ने तय किया, इसके जरिए एक संकेत ये मिलता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हो सकता है, मतलब मैं इसको पक्का नहीं मानता हूं कि मायावती भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो खत्म हो जाएंगी, पूरी तरह खत्म हो जाएंगी। और बीजेपी को समर्थन करेंगी तो भी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इसमें दोनों चीजें हैं। तो ये एक बड़ा घटनाक्रम, इसको मैं मानता हूं कि जो कांग्रेस को काफी जिसको जान डाल देगा। कांग्रेस जो अभी जिसको कहते हैं ना कि सड़कों की पार्टी नहीं बन पाई है। और जो पूरा मुद्दा है जो कांग्रेस को आक्रामक बना रहा है, हिंडनबर्ग ने उसको बहुत बड़ा मसाला दे दिया है, जिसमें प्रधानमंत्री की लिप्तता उन्होंने बताई है। आज जो वेणुगोपाल और जयराम रमेश की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें जो बैठक हुई थी इनकी खड़गे जी की सदारत में, जिसमें सारे पीसीसी के चीफ और तमाम लोग आए थे, उसके जो फैसले हैं वो बड़े दूरगामी फैसले हैं। और वो ये मानना चाहिए कि कांग्रेस को नए सिरे से पैरों पर खड़ा करेंगे।
तो एक तो बड़ा मुद्दा ये है जो आपने बताया, जो कांग्रेस का फैसला है आज का। और आप देख रहे हैं कि ये अगले महीने जो महाराष्ट्र में भी कांग्रेस कुछ बड़े काम करने जा रही है, वहाँ भी 10 अगस्त को कोई बड़ी रैली वगैरह वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो ये अब जो हरियाणा और महाराष्ट्र के जो चुनाव हैं, इसमें सबसे बड़ी, जो अगर जम्मू कश्मीर के भी होते हैं इसी दौरान, तो सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष के सामने ये है कि इन तीनों चुनावों में कैसे बीजेपी का मुकाबला किया जाए। और बीजेपी इस समय बहुत बचाव की मुद्रा में है, एक के बाद एक। आप देख रहे हैं कि ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी ऐसे टाइम पर आई है। इसको जो बीजेपी के लोग हैं या अडानी के लोग हैं, मैं कल देख रहा था कि एनडीटीवी पर एक इंटरव्यू चल रहा था, जो सालवे साहब हैं उनसे सवाल पूछे जा रहे थे कि क्या ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, ये क्या देश में राजनीतिक आर्थिक रूप से देश को कमजोर करने की या आर्थिक उसको रूप से हिलाने की साजिश है क्या। तो ये एक बड़ा धक्का हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से लगा है। और आज जो जिस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं, जो इंडियन एक्सप्रेस वगैरह ने प्रकाशित की हैं, जिसमें पूरी की पूरी चेन बताई है कि कैसे ये आपस में लिंक्ड हैं, ये लोग माधवी बुच और अडानी और ये सेबी और जो अडानी की कंपनियां हैं, अडानी के भाई की कंपनियां हैं, और जो इनके माधवी बुच के जो पति हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं कैसे आपस में लिंक्ड हैं, जो उन्होंने ग्राफिकली बताया है, उसके कारण लोगों को समझने में बहुत आसानी होगी। क्योंकि ये अब भारतीय जनता पार्टी इसको डिफेंड नहीं कर पाएगी। तो एक तो मुद्दा ये जो आपने बताया, ये हिंडनबर्ग को लेकर कांग्रेस का जो बड़ा मुद्दा है ये। दूसरा आपने जो सवाल पैदा किया है या खड़ा किया है, वो आपने एक आर्टिकल की बेसिस पर ये कहा है कि मोदी जी जो हैं वो उनका चमत्कार या प्रभाव या कमजोर हो रहा है। ये निश्चित रूप से कमजोर हो रहा है। ये आप देख रहे हैं कि कैसे पूरी की पूरी चीजें चल रही हैं। मतलब आप देखें कि जो राज्यसभा का कॉन्फ्रंटेशन हुआ, पूरा का पूरा अपोजिशन और सभापति के बीच में, और सभापति के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव लाने की जो बात हुई है, और जो कांग्रेस ने विशेषाधिकार उल्लंघन के जो नोटिसेस दिए हैं, वो ऐसे बड़े मामले हैं कि उसमें कैसे सरकार बच पाएगी पता नहीं। और जब तक ये माफी नहीं मांगते हैं सभापति, तब तक विपक्ष ने कहा है कि वो जब सभापति रहेंगे तो वो उनका बैठक का बहिष्कार कर। ये बड़ी घटना है। और आपने ये देखा कि कैसे स्पीकर ने चाय पर बुलाया। मतलब एक तरफ तो राज्यसभा में आपने देखा, दूसरी तरफ आपने देखा कि स्पीकर ने कैसे चाय पर लोगों को बुलाया, विपक्ष को बुलाया, राहुल गांधी और मोदी जी। हमको एक चीज का इंतजार करना चाहिए बस इस पूरे मामले में, जो आपने कहा है उसमें, कि प्रधानमंत्री इस समय जैसे उलझे हुए हैं काफी। बांग्लादेश का मामला बड़ा उलझ गया है, मणिपुर का तो ऑलरेडी है, बहुत मणिपुर शांत नहीं हो पा रहा है। बांग्लादेश ने बहुत बड़ी दिक्कतें पैदा कर दी है, क्योंकि शेख हसीना वो यहीं रहेंगी, अब कहाँ जाएंगी। उनको अमेरिका उनको आने नहीं दे रहा है, ब्रिटेन उनको आने नहीं दे रहा है, फिनलैंड भी वो जा नहीं पा रही हैं। दुनिया का और कोई मुल्क जो है उनको लेने को तैयार है। तो ऐसे में एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और दूसरा मुद्दा ये है कि क्या वो हसीना की यहाँ उपस्थिति से हमारे यहाँ जो सांप्रदायिक सद्भाव है वो कितना डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा, ये एक बड़ा मुद्दा है। क्योंकि वो भी एक इशू है, क्योंकि जो उनके रहने से जो तनाव पैदा होगा, हिंदू मुस्लिम तनाव, या नहीं होगा। क्योंकि बांग्लादेश को लेकर जो खबरें प्रसारित की जा रही हैं उसमें सच्चाई कम है, कि वहाँ मुसलमानों पर, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। ये एक मतलब हो रहे होंगे, पर उसको
उनको रोकने की भी बराबरी से कोशिश वहाँ चल रही है। तो कई चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी बांग्लादेश से हमको निकल कर मिल रही हैं। इसलिए ये मोदी जी का जो आप देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में किस तरह से बचाव की मुद्रा में पूरी बीजेपी थी, सरकार थी मतलब, और पूरा आक्रामक रवैया विपक्ष का था हर चीज पर। बजट को लेकर भी जितनी तैयारी के साथ विपक्ष के लोगों ने भाषण दिए वहाँ, और बताया कि कैसे राज्यों को क्या मिला है, और जो इसमें लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन टैक्स में जो उन्होंने बढ़ाया है टैक्स को, शॉर्ट टर्म में भी बढ़ाया है, इंडेक्सेशन को जो ख़त्म किया है, और ये शेयर मार्केट में जो पूरा का पूरा परिवर्तन आया है, लोग कैसे परेशान हो रहे हैं, इन्वेस्टर्स भी परेशान हो रहे हैं, और सारा पैसा गोल्ड में जा रहा है। सरकार परेशान है, ये निश्चित रूप से तय है कि जो सरकार दो चीज़ों से काफ़ी परेशान है, क्योंकि एक कारण ये भी हो सकता है कि जो शेयर मार्केट में सरकार लोगों को डिस्करेज करना चाहती हो, क्योंकि शेयर मार्केट में ओवर कैपिटलाइजेशन हो गया है। तो वो भी एक सरकार के लिए चिंता का विषय है कि बाजार की लिक्विडिटी पूरी की पूरी कम होती जा रही है। लोग मतलब वो एक अलग मुद्दा है जिस पर अलग से आपको किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करना चाहिए। पर मैं एक जो मोटे तौर पर बता रहा हूँ कि ये सरकार इस समय काफ़ी परेशान है, घबराई हुई है, और उसको एक साथ सारी दिक्कतें आ गई है। जैसे चुनाव में बहुमत का प्राप्त नहीं होना, ये बड़ी दिक्कत है। अभी ये आपने देखा कि वक्फ बोर्ड को लेकर जो पूरा का पूरा बिल आया, वो उसको फजीहत कर दी इन्होंने। विड्रॉ। जी विड्रॉ जी लगभग विड्रॉ जैसा ही है कि उसको जॉइंट जी पार्लियामेंट्री जी। पार्टी जेपीसी में भेजना पड़ा। वैसे ही ये जो चैनलों को कंट्रोल करने का जो पूरा का पूरा हम्म। मामला था, उसे भी विड्रॉ कर लिया। उसे भी विड्रॉ कर लिया इन्होंने। और तो ये जो सरकार के एंड पर जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि कैसे एक के बाद एक चीज़ें, इनको कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया। देखिए असल में ये है कि जो जिन दलों के सहारे इनको समर्थन की ज़रूरत है, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन में सब कास्ट का जो उसको हाँ, उसको उसे लेकर भी के विड्रॉ कर लिया। उसे भी उसको उन्होंने जो विरोध हुआ वहाँ बिहार में खासकर बहुत बड़ा विरोध हुआ, या उत्तर प्रदेश में जो विरोध हो रहा है जो इनके सहयोगी दल हैं उनका, ये तमाम चीज़ें बताती हैं कि सरकार चीज़ों को एक तरफा नहीं कर पाएगी। और ये आपने देखा पेरिस ओलंपिक्स में जो पूरा का पूरा घपला हुआ विनेश फोगाट के साथ, उसमें जो चीज़ें सामने आ रही है वो ये आ रही कि जो खेल का बजट है, और वो उसमें किस तरह से हरियाणा की उपेक्षा की गई, गुजरात को इतना पैसा दिया गया कि जिन जिन राज्यों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है खेल में, उनको पैसा मिल रहा है। तो ये और विनेश फोगाट के साथ जो ये पूरी ज्यादती की गई है पूरी की पूरी, वो 53 किलो में खेलना कुश्ती लड़ना चाहती थी, उनको 50 में करवाया गया। और ये तमाम जो चीज़ें हुई है वो अभी अगर विनेश फोगाट को के बारे में फैसला होगा, वो आज होने वाला है। आज रात को हम लोग बात कर रहे हैं, उसके बाद रात तक आने की उम्मीद है, रात को 9:30 बजे के करीब आने की। जी जी, 9:30-10 बजे तक फैसला आ जाएगा। तो वो उसमें अगर विनेश फोगाट को सिल्वर उनको शेयर करने का नहीं मिलता है, तो बहुत बड़ी फजीयत हरियाणा में चुनाव को लेकर होगी। इसीलिए आपने देखा कि सालवे साहब जैसे बड़े वकील को विनेश फोगाट के केस की पैरवी के लिए वहाँ पेरिस में लगाया गया है। ये बहुत बड़ी घटना है, मतलब पहली बार ऐसा हुआ है।
तो ये कुल मिलाकर मामला है। ईडी का जो पूरा का पूरा मामला है जो राहुल गांधी से संबंधित है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जी। उसमें मुद्दा ये है कि ये तो खबर सही है कि ईडी की तैयारी थी, या अभी भी है। और हिंदुस्तान टाइम्स में जो खबर छपी है कि ईडी उनको पूछताछ के लिए बुलाना चाहती है। 2022 में 40 घंटे की पूछताछ हुई थी उनसे, जी, और 55 घंटे जो की। और सोनिया जी से 11 घंटे की जून, राहुल से 40 घंटे की जून में हुई थी, और सोनिया जी से 11 घंटे की हुई थी जुलाई में। 2 साल तक ये लोग चुप बैठे रहे, और ईडी ने वो जो पूछताछ हुई थी उसको लेकर कुछ किया नहीं। अब वो फिर से पूछताछ करना चाहते हैं। इसका मतलब ये कि वो राहुल को तंग करना चाहते हैं, क्योंकि हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट आने के बाद जिस तरह से राहुल गांधी को तंग किया गया, पार्लियामेंट में तंग किया गया, आपने देखा कि जैसे उन्होंने सवाल पूछे, वो पूरा का पूरा भाषण उनका एक्सपंज कर दिया गया। फिर उनको निष्कासित करने की कार्रवाई हुई, फिर उनसे मकान छीना गया, फिर वो जो कोर्ट की कार्रवाई हुई जिसमें सजा हुई उनको, उसके चलते उनकी लोकसभा की सदस्यता गई, क्योंकि वो जो सजा थी 2 साल से ज़्यादा की थी। और फिर उनको सूरत की 2 अदालतों द्वारा कोई राहत नहीं मिली, गुजरात हाई कोर्ट द्वारा राहत नहीं मिली, और फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। अब इसमें जो खबरें हैं वो ये कि ईडी इस बार उनके खिलाफ बड़ा पुख्ता केस बनाना चाहती है, क्योंकि उनको लगता है कि ये बहुत बड़ा घपला है, और 751 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है पहले ही ईडी ने अटैच की हुई है। नेशनल हेराल्ड की का पूरा ट्रांसफर का मामला है, उसके शेयर का ट्रांसफर का मामला है, उसके स्वामित्व के ट्रांसफर का मामला है, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुख्य भूमिका। और जबकि वो कह चुके हैं कि भाई हमारा लेना देना नहीं, ये पूरा का पूरा जो किया गया वो मोतीलाल वोरा ने किया था, जो कि अब है नहीं। तो ये अब जो नया ईडी का मामला है, इसमें आपने देखा कि जब वो वायनाड के दौरे पर थे राहुल गांधी, तब उनको रात को 1:52 पर उन्होंने ट्वीट किया था। तो इसका मतलब है कि उनको जगा के कहा गया कि ईडी की कोई कार्रवाई आपके खिलाफ होने वाली है, और उसको लेकर उन्होंने कहा कि मैंने जो भाषण दिया था चक्रव्यूह वाला, उसको लेकर ये लोग नाराज हैं और मेरे पीछे ईडी कार्रवाई करना चाहते हैं, पर मैं स्वागत करता हूं, मैं उनके लिए स्वागत के लिए तैयार हूं। उन्होंने चाय बिस्किट के साथ तैयार, पर कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि पार्लियामेंट चल रही थी। अब मुद्दा ये है कि क्या कार्रवाई हो सकती है कि नहीं हो सकती है। अब इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, मतलब ये हम कोई अंदाज नहीं लगा सकते कि होगी कि नहीं होगी। हमको इसके लिए कुछ जो जैसे बारिश होगी कि नहीं उसको पता करने के लिए गांव में कैसे आसमान देखकर करते हैं, या बर्ड्स के जो मूवमेंट्स हैं उसको देखकर करते हैं। शहरों में मौसम के लिए बड़े बड़े यंत्र लगाए हुए हैं, पर सरकार की कार्रवाई होगी कि नहीं उसके लिए कोई हम पता नहीं कर सकते। तो उसका एक तरीका यह है कि हमको 15 तारीख का इंतजार करना होगा। 15 तारीख को का मतलब इसलिए कह रहा हूं कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री, पिछले 10 सालों के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री, अपना भाषण देंगे लाल किले पर। तो हमको, देश को और आपको भी उस भाषण का इंतजार करना चाहिए, प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, क्योंकि ये पिछले जो ये उनका 11वां भाषण होगा लाल किले से, और अभी तक के सारे भाषण उनके बड़े आक्रामक हुआ करते थे, जो जिसमें वो इसको कहना चाहिए कि विपक्ष पर हमला, और 56 इंच, और मैं जो चाहूंगा एक अकेला सब पर भारी, सब चीजें कहते थे। और पिछली बार भी लाल किले से उन्होंने इसी तरह की बातें कही थी। अगर वो इस बार का भाषण उनका इस तरह का होता है जिसमें वो विपक्ष से बातचीत की, सहयोग की, देशवासियों से सहयोग की,
बात करते हैं, वो अगर ऐसी बात करते हैं कि देश इस समय एक कठिन दौर से गुजर रहा है, वो ऐसी बात करते हैं कि नागरिकों का सहयोग चाहिए, वो अगर ऐसी बात करते हैं कि अ, विपक्ष को और शासन, ये अगर वो इस तरह की बातें करेंगे परसों, तो समझ में आएगा कि वो राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी अब वो वाले राहुल गांधी तो है नहीं जो आपने जून जुलाई में उनको तंग किया था और पिछले साल तंग किया था, उनके खिलाफ इस तरह के कार्रवाई की थी। अब आप एक बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है जो खुद का बहुमत नहीं है, और वो विपक्ष बहुत आक्रामक है, और आक्रामक भी नहीं है, बहुत यूनाइटेड है, और ये हम्म। भी है कि विपक्ष में दरार नहीं पड़ पाई है, एक भी आदमी खसक कर नहीं गया, एक भी पार्टी खसक कर नहीं गई है, इंटैक्ट है पूरा का पूरा। और राहुल गांधी को बहुत, ये तमाम लोग मानते हैं कि ये सब जो उन्हीं की के कारण हो रहा है, कांग्रेस कमजोर है पर राहुल गांधी के कारण विपक्षी दलों को फायदा मिल रहा है, एक अखिल भारतीय स्तर पर एक उनको नेता दिख रहा है जो पूरी की पूरी चीजों को आगे ले जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी और काफी कमजोर हालत में है, और प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, उनके भाषण की में आवाज कैसी रहती है, वो ललकार वाली रहती है कि विनम्रता वाली रहती है, और वो देशवासियों को कुछ देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते, वो स्वीकार करना चाहते हैं कि नहीं स्वीकार करना चाहते कि कुछ कुछ चीजें हुई हैं जिनके कारण देश में ऐसी स्थिति बनी है, क्योंकि बॉर्डर पर भी स्थिति ठीक नहीं। चाइना ने बहुत सारे बॉर्डर पर सेटलमेंट बना लिए हैं जिसकी खबरें छप रही है विदेशों में, न्यूयॉर्क टाइम्स में बड़ी खबर छपी जी है। जी। इधर इधर मणिपुर का मामला सुलझ ही रहा है, मणिपुर का शांत नहीं हुआ है, इधर बांग्लादेश की क्राइसिस हो गई है, इधर इधर शेयर कैग की मार्केट, रिपोर्ट भी तो आई है जो रेलवे में 2600 करोड़ का जो हाँ, अनियमितता हुई है। रेलवे की केक की रिपोर्ट आई है। वो तो ठीक है, वो केक की रिपोर्ट तो आई है, मैंने देखा हो, पर जो मोटे मोटे मामले हैं, मणिपुर है, बांग्लादेश है, चाइना है, और हमारी आर्थिक स्थिति है, और कांग्रेस मजबूत हो रही है लगातार, और राज्यों में बीजेपी को हार दिख रही है जो अभी चुनाव होने हम्म। जा रहे हैं, और बीजेपी और संघ के बीच में जो दरार पड़ी थी, जो अभी थोड़ी सी रिपेयर हो रही है इन चुनाव में, जो राज्यों के चुनाव हैं उसमें संघ उनकी मदद कर रहा है। ये जब तमाम चीजें बताती हैं कि देश इस समय राजनीतिक रूप से काफी कमजोर या अस्थिरता की तरफ है, ऐसे में प्रधानमंत्री का कोई भी कथन और कोई भी इनिशिएटिव वो चीजों को ठीक कर सकता है, लोगों के घावों पर मरहम लगा सकता है। अगर आप माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश में माइनॉरिटीज की, तो यहाँ की माइनॉरिटीज भी आपसे कुछ आश्वासन चाहती है, ऐसा नहीं है। वो भी, यहाँ की माइनॉरिटीज भी देख रही हैं कि भाई आप वहाँ की, बांग्लादेश में तो हिंदू माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं, पर आपके खुद के मुल्क में आपके माइनॉरिटीज पर अटैक हो रहे हैं, मस्जिदों पर हो रहे हैं, धार्मिक संस्थानों पर हो रहे हैं, चर्चेस पर हो रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में 300 से ज्यादा चर्च जला दिए गए। ये भी, इनको भी एश्योरेंस की जरूरत है कि आप केवल एक तरफा बात मत कीजिए। मेरा ऐसा मानना है कि ये हमको थोड़ा सा देखना चाहिए, क्योंकि ये संसद में जिस तरह से सरकार कमजोर नजर आई है, वो हो सकता है कि उसको हम एक पॉजिटिव साइन भी मान सकते हैं। आदमी जब बीमार पड़ता है, टाइफाइड वगैरह होता है या उसको गंभीर, तो उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि उसको, वो उसके शरीर के लिए अच्छा होता है कि वो जब
दवाएं लेता है, परहेज करता है कई चीज़ों से, तो वो फिर जब स्वस्थ होता है तो वो उसकी उम्र बढ़ जाती है। पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। हाँ, तो ये सरकार अभी बीमारी के दौर से गुजर रही है, तो ये अगर कुछ चीज़ों से परहेज करने लगेगी कि भाई हमको सांप्रदायिक सद्भाव बनाना है, विद्वेष कम करना है, विपक्षी दलों की आवाज को बंद नहीं करना है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना है, और गरीबों की जो मांग है महंगाई को लेकर, रोजगार को लेकर, वो जायज है। ये तमाम चीजें अगर सरकार स्वीकार करने लगेगी और उस पर काम करेगी, विपक्ष का सहयोग लेगी, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा हमको उससे संकेत मिलेगा कि आने वाले जो दिन हैं वो कैसे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके जी, बहुत दर्शकों का बहुत 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 धन्यवाद। आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू।